बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बीएड का झंझट हुआ खत्म, 12वीं के बाद बन सकेंगे टीचर, जाने क्या है आईटीपी का कोर्स। बिहार के उद्योग मंत्री बोले बिहार पर बड़ा उद्योगपतियों का विश्वास, बिहार में होगा 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश। आंखें फोड़ दी, काट दिए प्राइवेट पार्ट, बिहार के गोपालगंज में पुजारी की बेरहमी से ले ली गई जान, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। बिहार में 22 दिसंबर से बढ़ेगी ठंड, 21 जिलों में लू का पारा, मौसम विभाग से आई बड़ी जानकारी। बिहार में बालू, दारू और जमीन माफिया चला रही है सरकार, डीएमसीएच में शराब पार्टी पर भड़के सम्राट चौधरी। राज्यकर्मी बनने के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों को कितनी मिलेगी सैलरी, इन सुविधाओं का भी मिलेगा लाभ। राशन कार्ड धारकों को अब मिलेगा कम गेहूं, सरकार द्वारा इसमें की गई कटौती। बिहार में अब कमर्शियल गाड़ियों में डिवाइस लगाना हुआ अनिवार्य, पकड़े गए तो फिर लगेगा मोटा फाइन। पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग डिजाइन फाइनल, अप्रोच पथ की जमीन मिलते ही हवाई सेवा होगी शुरू। नीतीश कुमार होंगे इंडिया गठबंधन के नेता, तेजस्वी यादव ने क्षेत्रीय दलों के बहाने कांग्रेस को दिया बड़ा संदेश। अंधभक्त मत बनिए, बर्बाद कर देगा, प्रशांत किशोर ने दिखाया आईना, लालू प्रसाद नीतीश कुमार पर भी जमकर कसा तंज। बिहार से बांग्लादेश तक फैला पशु तस्करी का नेटवर्क, एक्शन के बाद भी धंधे में नहीं आई कमी, हैरान कर देने वाले हैं खुलासे। खरमास के बाद जेडीयू में होगी बड़ी टूट, बोले चिराग पासवान, चाहकर भी कभी एक नहीं हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के नेता। इन फसलों की खेती करने पर सरकार देगी तगड़ी सब्सिडी, होगी लाखों की कमाई। नीतीश की दिमागी हालात ठीक नहीं, बिहार में लागू हो राष्ट्रपति शासन, जीतन राम मांझी ने केंद्र से कर दी बड़ी मांग। बिहार में बवाल के बाद बदला फैसला, सरकारी छुट्टियों में हुआ बदलाव, देखें छुट्टियों का नया कैलेंडर। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि जीतन राम मांझी ने, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी, उन्होंने नीतीश कुमार की दिमागी हालात ठीक नहीं कहने की बात कह दी है। उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिमागी हालात ठीक नहीं है, इसीलिए बिहार की जनता को बचाने के लिए बिहार में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो। दरअसल हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी रविवार को जहानाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। जब इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्र से बड़ी मांग कर दी है। जब उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने तो एक तरह से अपनी मानसिक स्थिति को खो दिया है, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हाल के कई पब्लिक मीटिंग में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जहां उनके बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, इसीलिए बोलने से मना कर दिया गया है कि क्या बोल देंगे उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। जब सब लोग जान गए हैं कि उनका दिमागी हालात ठीक नहीं है, इसीलिए अगर बिहार की 13 करोड़ जनता को बचाना है तो फिर बिहार में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, नीतीश कुमार को हटा देना चाहिए। दोस्तों आपका इस पर क्या राय है? क्या सच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिमागी हालात ठीक नहीं है, या फिर जीतन राम मांझी जो वक्तव्य दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो एकमात्र राजनीतिक स्टंट है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप ये भी बताइए कि क्या सच में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, जैसे कि जीतन राम मांझी के द्वारा कहा गया है कि बिहार में नीतीश कुमार की दिमागी हालात ठीक नहीं होने की वजह से राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि
आप बिहार के अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं और सभी क्षेत्र के लोगों से राय आती है, तो फिर हमें मालूम चलता है कि बिहार में स्थिति क्या है, क्या चाहते हैं आखिर बिहार की जनता। तो आप भी है बिहार के रहने वाले हैं, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है, जब प्रशांत किशोर ने मोदी सपोर्टरों को साफ शब्दों में कह दिया है कि अंधभक्त मत बनिए, नहीं तो बर्बाद कर देगा। जी हाँ, वो साथ ही साथ प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पद यात्रा बिहार के दरभंगा में चल रही है, जब वह इन दिनों घनश्यामपुर प्रखंड में है, जहां की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ गई है। इसी क्रम में रविवार को प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोकतंत्र में आप जितनी मजबूती से किसी दल किसी नेता का साथ देंगे, काम ना होने पर उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कर दीजिएगा। या लोकतंत्र में आपको क्या बताया जाता है कि आप किसी व्यक्ति, किसी विचारधारा, किसी दल को भरोसा करके 5 साल दीजिए, वह काम करे तो उसके साथ खड़े होइए, और अगर काम नहीं करे तो बिल्कुल भी उसके विरोध में उतनी ही मजबूती से खड़े होइए। जब उसको हराइए, नहीं हराइएगा तो पूरी पीढ़ी बर्बाद कर देगा। जहाँ उसका अंधभक्त मत बनिए, ये गलत है। जो भी काम करे उसका समर्थन होना चाहिए, और फिर जो भी काम नहीं करे उसका विरोध होना चाहिए। अंधभक्त बनना बहुत ही गलत बात है, अंधभक्त नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे हमारी जाति का हो, हमारे विचारधारा का हो। जब तक ये नहीं कीजिएगा तब तक बिहार सुधरेगा नहीं। दोस्तों, प्रशांत किशोर के इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये भी बताइए कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना या फिर ना करना, ये कहाँ तक सही है। यानी कि जैसे प्रशांत किशोर ने कहा है कि अंधभक्त मत बनिए, तो आपके हिसाब से क्या किसी भी पार्टी को पूरी तरीके से दिल जान लगा करके सपोर्ट करते हैं, तो क्या वो सही है या नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यानी कि प्रशांत किशोर का कहने का मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट करिए या फिर विरोध करिए, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। यानी कि जो पार्टी अगर गलत करता हो तो उसका सपोर्ट मत कीजिए, विरोध कीजिए। आपने उसको अपना काम करने के लिए 5 साल दिए, जब 5 साल के अंदर कोई भी काम कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर उसका खिलाफ हो जाइए, उसका विरोध में आ जाइए, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। अगर वो काम सही से नहीं करता है तो आप उसका सपोर्ट मत करिए, उसका विरोध करिए। उतनी ही मजबूती के साथ विरोध कीजिए जितनी मजबूती के साथ आप उसको सपोर्ट करते थे। प्रशांत किशोर का ये कहना है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका राय महत्वपूर्ण है। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ते हैं और पढ़ करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या सच में किसी भी पार्टी को दिल जान लगा करके सपोर्ट करना सही है या गलत है। अगर वो पार्टी गलत भी करता है तो भी उसको सपोर्ट करना गलत है या सही है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत देश के सभी राज्यों में रेलवे स्टेशनों को आधुनिक उपकरणों और फिर सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। बिहार की बात करें तो यहां से कुल 86 रेलवे स्टेशनों को इस परियोजना के तहत चुना गया है। जिलों की बात करें तो राजधानी पटना के 5 स्टेशन इस परियोजना में शामिल है, जबकि ईस्ट चंपारण के 6, समस्तीपुर के 4, नालंदा जिले के 3 स्टेशनों को इस सूची में रखा गया है। वहीं पर किशनगंज की बात करें तो किशनगंज की 2 स्टेशनों को इसमें रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन स्मार्ट रेलवे स्टेशनों पर क्या क्या सुविधाएं होंगी, तो आपको बता दूं कि अमृत भारत स्टेशन में रेलवे का चौतरफा विकास किया जाएगा और सभी सुविधाओं को सुगम बनाया जाएगा। जब वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म, शौचालय की साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर ढंग से की जाएगी। स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई होगा, जिसका लाभ स्टेशन पर आने वाले यात्री उठा सकेंगे। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए या फिर एक दूसरे पर जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा लिफ्ट या फिर एक्सलेटर लगाए जाएंगे। स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह एग्जीक्यूटिव लाउंज होगा, जहां पर आपको खाने पीने की बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। दोस्तों, बिहार में के पाठक के फरमान का असर ये हुआ है कि बिहार में 24 लाख बच्चों के स्कूल से नाम काट दिए गए हैं। जी हाँ, पूरे बिहार में 24 लाख बच्चों के स्कूल से नाम काट दिए गए हैं। आपको बता दूं कि सरकारी स्कूलों से गायब बच्चों पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां राज्य में अब तक 23,69,980 बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। सबसे ज्यादा वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों का नाम स्कूल से काटा गया है। 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक 19,09,160 का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जब वही 9 से 12 वर्ग में कुल 4,60,820 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है। जहां बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर कड़ाई से सरकारी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति देखी जा रही है। जहां लगातार 3 दिनों तक स्कूल से गायब रहने वाले बच्चों को जहां नोटिस दिया जा रहा है, लगातार 15 दिनों तक स्कूल से गायब बच्चों के नाम भी काटे जा रहे हैं। जब पूर्वी चंपारण में 1,46,434 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है।
पश्चिमी चंपारण में 1,39,598 नामांकन रद्द हुए हैं, जब वैशाली में कुल 1,34,421 बच्चों के नाम काटे गए हैं। राजधानी पटना में भी 1,19,79 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है, जहां इसी तरीके से हर एक जिला में लाख बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की कमान संभालने के बाद से के पाठक लगातार एक्शन मोड में हैं, जहां उनकी कार्रवाई न केवल शिक्षकों पर हो रही है बल्कि वे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के साथ साथ बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित हो, इस पर भी लगातार ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, भारत में दूध का बिजनेस काफ़ी पुराना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से डेयरी बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी के साथ पांव पसार रहा है। मौजूदा समय में किसानों और फिर दूध पालकों के लिए भी डेयरी बिजनेस काफ़ी फायदे का सौदा साबित हो रहा है। दूध की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए डेयरी बिजनेस में चार चांद लग गए हैं और फिर किसान भी अब डेयरी प्रोडक्ट में रुझान दिखाने लगे हैं। जहाँ डेयरी बिजनेस में सबसे अहम बात यह है कि एक अच्छी नस्ल के पशु का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है, जिसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा हो। इसके साथ ही भैंस की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जहाँ ऐसे में आपको एक भैंस करोड़पति भी बना सकती है। दरअसल हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दिनों गुजरात की एक गाय की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से उसकी दूध उत्पादन क्षमता, इसके बारे में कहा जाता है कि ये गाय बछड़े को जन्म देने के बाद 800 लीटर और फिर इससे ज़्यादा दूध दे सकती है। जहाँ कई किसान गाय की इस नस्ल से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसके साथ ही यदि आप भी 2-4 ऐसी गाय पाल ले तो फिर इनका दूध आपको करोड़पति बना सकते हैं। जी हम बात कर रहे हैं गाय की डांगी नस्ल की, जो एक देसी नस्ल की गाय है, जिसे गुजराती गाय भी कहा जाता है। गाय की डांगी नस्ल की सामान्य गायों की ऊंचाई औसतन 113 सेंटीमीटर, जबकि बैलों की ऊंचाई 117 सेंटीमीटर होती है। जहां एक मादा डोंगी का वजन 220 से 250 किलोग्राम, जबकि नर डोंगी यानी कि बैल का वजन 300 से 350 ग्राम होता है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को खुला चैलेंज दे दिया है और कहा है कि वाराणसी में पीएम मोदी के सामने इनका कोई बस नहीं चलेगा। जी हाँ, पीएम मोदी के सामने में कोई भी टक्कर में नहीं है। अगर भरोसा ना हो तो एक बार चुनाव लड़ करके देख ले, ये कहना है गिरिराज सिंह का। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को खुला चुनौती दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी में हिम्मत है तो वे वाराणसी में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ लें। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए, जब वही एयरपोर्ट पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को खुली चुनौती देता हूं कि किसी भी दल का कोई भी नेता वाराणसी में जाकर के पीएम मोदी से चुनाव लड़ ले, जब फिर उनको पता चल जाएगा कि वे क्या है। दरअसल इंडिया गठबंधन के सहारे नरेंद्र मोदी को रोकने के सवाल पर चुनौती देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी को अगर रोकना का हिम्मत इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता में है तो वे कोशिश कर लें, चाहे नीतीश कुमार कोशिश कर ले या फिर आरजेडी के कोई भी नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ ले। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्षी दल अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ जा रहे हैं, जहां अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस गठबंधन की बैठक में जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता किसी में हिम्मत नहीं है। मैं नीतीश कुमार को चुनौती देता हूं कि किसी में हिम्मत नहीं है, अगर हिम्मत है तो बनारस से चुनाव लड़ करके देख ले। दोस्तों, अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो अब आपको गेहूं कम मिलेगा। जी हाँ, अब आपको गेहूं कम दिया जाएगा। कम इसलिए दिया जाएगा क्योंकि सरकार ही इसमें कटौती कर ली है। जी हाँ, आपको बता दूं कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से तमाम बेहतरीन स्कीम चलाई जा रही है, जो कि हर किसी को बड़ी मदद पहुंचने का काम कर रही है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो फिर अब बल्ले बल्ले होने वाली है, जो हर किसी के लिए किसी बड़े तोहफे की तरह है। जी हाँ, सरकार ने अब राशन कार्ड वितरण प्रणाली में कुछ बदलाव किया है। जैसे पहले राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम गेहूँ का लाभ मिल रहा था, अब ये नहीं दिया जाएगा। जब सरकार द्वारा इसमें कटौती कर दी गई है, जो हर किसी को हैरान करने वाली है। जब फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसकी भरपाई के लिए दूसरी सुविधा को चालू रखने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने 35 किलोग्राम गेहूं में अब 17 किलोग्राम की कटौती करने का फैसला किया है। इस हिसाब से राशन कार्ड धारकों को अब बस 18 किलो गेहूं का फायदा ही दिया जाएगा, जो किसी झटके की तरह होगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार अब जरूरतमंदों को मोटे अनाज के रूप में बाजरा का वितरण किया जाएगा, जो किसी बड़ी सौगात की तरह होगा। इस माह के राशन वितरण से यह निर्णय लागू करने का फैसला हो गया है। नए निर्णय के अनुसार बीपीएल कार्ड धारकों को परिवार के प्रति सदस्य और फिर 2.5 किलोग्राम बाजरा और 2.5 किलोग्राम गेहूं लेना होगा। यह निर्णय गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए बनाया गया है, जहां सरकार पहले से ही बीपीएल राशन कार्ड पर प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम गेहूं राशन के रूप में देती है। जहां अब बाजरा के सरकारी स्टॉक की खपत करने के लिए सरकार ने राशन डिपो में बाजरा वितरण करने का काम कर रही है।
दोस्तों, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में शनिवार की रात डॉक्टरों ने शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तुल पकड़ने लगा। राजनीतिक दल बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया है कि क्या यही नीतीश कुमार की शराबबंदी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में अब शराब की दुकानें घर घर खुल गई है। नीतीश कुमार जी को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। अस्पताल में शराब मिल रही है तो फिर सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि शराबबंदी वाले राज्य में क्या हो रहा है आप ये देखिए, जहाँ खुलेआम शराब की पार्टी की जा रही है। ब्रांडेड शराब कहाँ से आ रहे हैं, कौन उपलब्ध करवा रहे हैं, ये बात भी जनता जानती है। जब सत्ता के संरक्षण के घर घर शराब पहुंचा जा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की सरकार दारू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया चला रही है। जय नीतीश कुमार इन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जनता इसका जवाब जानना चाहती है। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के बीच ये कौतूहल मचा हुआ है कि नियोजित शिक्षक को अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है, यानी कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जा मिल जाने के बाद नियोजित शिक्षकों को कितनी सैलरी मिलेगी और किन किन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार राज्य के यानी कि बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर ली है। जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद इन शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों के पास 3 मौके होंगे। जहाँ अब ऐसे में शिक्षकों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि परीक्षा पास करने के बाद उन्हें कौन कौन सी नई सुविधा मिलेगी या फिर वेतन कितना मिलेगा। आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करके उन्हें मूल वेतन के साथ साथ आधा भत्ता भी दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवार भत्ता भी शामिल है। जहाँ इसके अलावा समय समय पर शिक्षकों के वेतन और फिर भत्तों में संशोधन भी किया जाएगा। आपको बता दूं कि कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों को 25,000 रुपये मूल वेतन मिलेगा। कक्षा 6 से 9वीं तक के शिक्षकों को 28,000 रुपये मूल वेतन मिलेगा। वहीं पर कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षकों को 31,000 रुपये वेतन मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के समान वेतन तो मिलेगा ही, इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलेगी, जैसे कि प्रमोशन और ट्रांसफर का लाभ। राज्यकर्मी के बाद नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला के अंदर किया जाएगा और शिक्षकों के अनुरोध पर उनका ट्रांसफर निदेशक प्राथमिक या फिर निदेशक माध्यमिक के द्वारा जिले के बाहर भी किया जा सकेगा। दोस्तों, बिहार के मौसम विभाग से बड़ी जानकारी सामने आई है कि बिहार में 22 दिसंबर से ठंड में बढ़ोतरी होगी और अभी तक 21 जिलों में पारा लुढ़क गया है। जब बिहार में ठंड अब बढ़ने के आसार हैं। हिमालय क्षेत्र में एक नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से राज्य में यानी कि बिहार में 22 दिसंबर से सर्दी जोर पकड़ सकती है। दरअसल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक इसका असर राज्य के यानी कि बिहार के मौसम पर पड़ने की संभावना है। इधर रविवार को पूरे राज्य में यानी कि बिहार में चमकदार धूप रही। इसकी वजह से राज्य के यानी कि बिहार के अधिकतर हिस्सों में उच्चतम तापमान सामान्य या फिर सामान्य से अधिक रहा। आईएमडी के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य की यानी कि बिहार की अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में 10 से 16 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर चल रहा है। इससे ठंड में ठिठुरन या फिर कनकनी कम महसूस की जा रही है। जहाँ केवल रात में ठंड की तीव्रता महसूस हो रही है। अभी शहर और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने की स्थिति नहीं बन पा रही है, यानी कि आग जला करके अभी उसको आग जलाने की स्थिति नहीं बन पा रही है। इतना भी ठंड नहीं है। हालांकि न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट देखी गई है। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार में 21 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री के आसपास या फिर इससे कम दर्ज किया गया है। दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लंबे अरसे के बाद 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी है। जब बिहार में 40 सीटों पर महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा होना है, ऐसे में सभी की नज़र 19 दिसंबर की बैठक पर है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये बंटवारा इतना आसान नहीं होगा। आपको बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन इंडिया गठबंधन में
अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसा हुआ है। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। बिहार में भी 40 लोकसभा सीटों पर बंटवारा महागठबंधन के बीच होना है। जब पिछले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत को सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का आधार बनाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले पर महागठबंधन के अंदर सहमति बनाना आसान नहीं है, जब कांग्रेस और वाम दल पहले से ही अधिक सीट पर की मांग कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर समीकरण क्या है। तो आपको बता दूं कि राजनीतिक विश्लेषक रवि उपाध्याय का कहना है कि जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से राजद और कांग्रेस के बीच 16 लोकसभा सीटों का बंटवारा होगा। वही कांग्रेस को 5 सीट देने की तैयारी में है। वाम दलों को 2 सीट दिया जाएगा। 1 सीट वीआईपी के मुकेश सहनी के लिए भी फिलहाल रखा गया है। लेकिन इस फॉर्मूले पर महागठबंधन के अंदर सहमति बनना आसान नहीं है। जब कांग्रेस ने पहले ही 10 सीटें की मांग की है, जब वाम दलों की तरफ से भी 5 से अधिक सीटों की मांग की जा रही है। दोस्तों, जल्द ही बिहार वासियों का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि बिहार में भी जल्द ही बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। जहां रूट कौन कौन सा होगा हम आपको अभी बताने वाले हैं। आपको बता दूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाद बिहार में अब बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिहार में बुलेट ट्रेन का रूट जारी कर दिया है। बक्सर, आरा और गया जिले में बुलेट ट्रेन के लिए स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए जमीन सर्वेक्षण का काम चालू हो गया है। आरा में पिछले 3 महीने से सर्वे का काम चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बुलेट ट्रेन दिल्ली से हावड़ा तक जाएगी। यह ट्रेन पटना, आरा, बक्सर और गया के रास्ते हावड़ा तक जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार बुलेट ट्रेन चलने पर लोग आरा से हावड़ा या मात्र 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। जी हां, बक्सर से कोलकाता की दूरी करीब 700 किलोमीटर है। इसे तय करने में मात्र 2.5 घंटे लगेंगे। बुलेट ट्रेन चलने से बिहार से हावड़ा जाने में कम समय लगेगा। जैसे लोगों का टाइम तो बचेगा ही साथ दूरी भी कम हो जाएगी। बताया जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण का काम 2025 तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर अधिग्रहण की जाने वाली जमीन पर घर, बोर्डिंग, पेड़ या फिर अन्य कुछ है तो फिर मुआवजा दिया जाएगा। जब बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी वाया लखनऊ और अयोध्या के भी जाएगी, इसके लिए यहाँ भी सर्वे किया जा रहा है। वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क में बक्सर और पटना के साथ उद्वंत नगर स्टेशन होगा, जहां पर बुलेट ट्रेन रुकेगी। ट्रेन का रूट जमीन के ऊपर, अंडरग्राउंड और जमीन पर होगा। दोस्तों, बिहार में कमर्शियल गाड़ियों में अब डिवाइस लगाना अनिवार्य हो गया है। अगर पकड़े गए तो फिर मोटा फाइन भी लगेगा। आपको बता दूं कि बिहार में अब हर कमर्शियल गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि इस डिवाइस के नहीं लगाए जाने पर परिवहन विभाग इन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं देगा। यह परिवहन विभाग ने इस संदर्भ में बीते दिनों आदेश जारी कर दिया था। इसके सख्ती से निष्पादन करने के भी आदेश जिला परिवहन विभाग को दिया गया है। हालांकि इससे वाहन मालिकों को ही फायदा होगा, इसलिए नई व्यवस्था में इस डिवाइस के लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी चंदन चौहान ने बताया है कि विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब हर वाहनों में यानी कि हर गाड़ियों में ये डिवाइस लगाए जाने को लेकर के आदेश जारी किया गया है। जब उन्होंने कहा कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे ये पता चल पाएगा कि वाहन यानी कि गाड़ी किस जगह है। जैसे परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम में हर वाहनों के लोकेशन की सही जानकारी मिल पाएगी, या किस समय कौन सा वाहन यानी कि कौन सा गाड़ी कहाँ है इसका पता चल पाएगा। बिहार में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में महिलाओं एवं यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर गाड़ियों को फिटनेस नहीं मिलेगा, जहां वहीं उस गाड़ी मालिक से 5,000 रुपये का जुर्माना भी लिया जाएगा। दूसरी ओर इस सिस्टम के लग जाने पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए बसों का लाइव लोकेशन भी देखा जाना आसान हो गया है। जब विभाग के मुताबिक स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी स्कूल बसों में पैनिक बटन लगाने का निर्देश दिया जाएगा। इसको लेकर के जल्द ही विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक होगी और फिर उसके बाद सार्वजनिक बसों में अलार्म लगाने का निर्देश दिया जाएगा। जहां ऐसा नहीं करने वाले स्कूल बसों के परिचालनों को रोक लगा दिया जाएगा और फिर इन बसों को भी फिटनेस नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सीआरपीएफ में 10वीं पास के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका आया है। आपको बता दूं कि आपको यहां पर 69,000 रुपये सैलरी मिलेगी मंथली। अगर आप 10वीं पास हैं और फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस में नौकरी पाने की चाहत रखते हैं तो फिर आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा
एसएससी जीडी 2023 भर्ती के तहत सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पदों पर बहाली की जा रही है। जो भी इन पदों पर आवेदन करने का मन बना रहे हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। सीआरपीएफ कांस्टेबल के इन पदों के लिए उम्मीदवार 31 दिसंबर तक या फिर इससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू हुई थी। एसएससी जीडी 2023 भर्ती के तहत सीआरपीएफ में कुल 3,337 पदों पर बहाली की जाएगी। उम्मीदवार जो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो फिर उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्थान से कक्षा 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को हाइट, वेट, चेस्ट और दौड़ के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए फिजिकल मापदंडों को पूरा करना होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले ही एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव का कड़ा तेवर देखा गया। जैसे सीएम नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने बड़ा अपडेट दिया है। आपको बता दूं कि दिल्ली में मंगलवार को यानी कि आज प्रस्तावित INDI की बैठक में भाग लेने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार की सुबह दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली जाने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़के और कहा कि कौन है मोदी, हम नहीं जानते मोदी को। इस बीच सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी जानकारी सामने आई है। एयरपोर्ट पर मीडिया ने लालू प्रसाद यादव से कहा कि 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि वे फिर आएंगे। क्या है नरेंद्र मोदी, आएंगे तो आए। उन्होंने कहा कि INDI की बैठक में जा रहे हैं, जब वहां सभी दलों की बैठक होगी और फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल मिलकर के केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। आपको बता दूं कि INDI की अब तक 3 बैठकें हो चुकी है। जब पहली बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई थी, बिहार में ही हुई थी। ये बैठक पटना में हुई, जहाँ इसके बाद दूसरी बैठक मुंबई में और तीसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। अब चौथी बैठक आज 19 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के डिग्री वाले बयान की आलोचना की है। जब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को अहंकारी बताते हुए पढ़ाई की महत्ता नहीं समझने वाला बता दिया है और कहा है कि ये तो अपने मुंह पर ही कीचड़ लगाने वाली बात है। दरअसल तेजस्वी यादव ने खुद के 9वीं फेल की आलोचना पर कहा था कि उनके माता पिता मुख्यमंत्री थी, तो फिर वे चाहते तो फिर कैसे भी करके डिग्री ले सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और फर्जी डिग्री नहीं ली। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि खुद को अनपढ़ बताना और अगर इसको आप बहुत समझदारी बताने वाली बात बताते हैं तो फिर इससे साफ है कि मुख्यमंत्री के लड़के होकर के उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। ये बहुत पराक्रम वाला विषय नहीं है, ये तो शर्म की बात है। लोग तो कभी कभी परिस्थितिवश और फिर आर्थिक मजबूरी में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके पास सारी व्यवस्था होने के बाद भी आपने पढ़ाई नहीं की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव का बयान ये 2 बातों को दर्शाता है। या तो इतने अहंकारी हैं कि आपको पता है कि हम पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे, हमें तो मिलना है, जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, तो फिर ये अपने मुंह पर कीचड़ उछालने वाली बात है। दरअसल हाल ही में पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल में आयोजित 50वीं वर्षगांठ खेल दिवस कार्यक्रम में संबोधन करने के दौरान कहा था तेजस्वी यादव की वे 2 सीएम के बेटे हैं। जब पिता लालू और फिर मां राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, हम चाहते तो फिर आसानी से डिग्री मिल जाती। कई लोगों के पास फर्जी डिग्री है, लेकिन हमने फर्जी डिग्री नहीं ली, बल्कि ईमानदारी दिखाई। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर उनके 9वीं फेल होने को लेकर भी निशाना साधते हुए ये बातें कही है। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में पुजारी की जान लेने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू के गृह जिले में पुजारी की जान ले ली गई, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जब मेरी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले, अन्यथा बीजेपी सड़क पर उतरेगी। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जंगल राज अब बिहार में गुंडा राज में तब्दील हो गया है। इसी का नतीजा है कि गोपालगंज में एक पुजारी की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले उसकी जीभ काटी गई, फिर आंख निकाली गई और फिर उसके बाद उनकी जान ले ली गई, वे वास्तव में राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। लालू के गृह जिले में ये घटना हुआ है, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये घटना लालू प्रसाद यादव के गृह जिले में हुआ है, जहाँ ये वास्तव में बेहद शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सरकार कुंभकर्ण निंद्रा में सो रही है। यही वजह है कि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि नीतीश सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दे दी हो। बीजेपी नेता ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पुजारी के परिवार को दहशत में डाल करके उनकी जमीन को कब्जा में लेने की कोशिश कर ली और फिर पुजारी की जान ले ली। उन्होंने कहा है कि बिहार को मिनी पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो फिर बड़ा जन आंदोलन होगा।
दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने चिराग पासवान ने कहा है कि खरमास खत्म होते ही जदयू में बड़ी टूट होगी। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने कहा है कि जेडीयू के कई नेता मेरे संपर्क में हैं, जब कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं आज दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि ये लोग कितना भी कुछ कर ले, लेकिन सच तो यही है कि ये लोग खुद एक छत के नीचे नहीं आ सकते हैं, खुद एक साथ बैठ कर के ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और ये लोग दावा करते हैं भाजपा को मात देने का। ये तो मजाक लगता है। हकीकत ये है कि ये लोग पहले खुद एकजुट हो जाएं। ये लोग तो खुद ही एकजुट नहीं है, तो भाजपा को कहां से हराएंगे। दोस्तों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। जहां इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू की गई है, जिनका लाभ किसानों को मिलने जा रहा है। इन योजनाओं में से एक योजना एकीकृत बागवानी विकास योजना भी है, जहां इसके तहत किसानों को फलों की खेती के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत पपीता, स्ट्रॉबेरी और फिर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है। जहाँ जो किसान पपीता, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी खेती करना चाहते हैं, तो फिर वैसे इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ वैसे किसान उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि राज्य के कई किसान रबी फसलों के साथ ही मौसम में फलों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। पपीता, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की बाजार मांग काफ़ी अच्छी है, जब किसान इनकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य के यानी कि बिहार के किसानों को पपीते की खेती के लिए राज्य सरकार की ओर से 75% सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 1 हेक्टेयर में पपीते की खेती की लागत 60,000 रुपये निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को 75% सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह किसान इस योजना के तहत पपीते की खेती के लिए 45,000 रुपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना के तहत स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए सरकार की ओर से 40% सब्सिडी दी जा रही है। सरकार द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती के लागत 1,25,000 रुपये निर्धारित की है। इस पर किसानों को 40% सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, बिहार के विश्वविद्यालयों और फिर कॉलेजों की छुट्टियों में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। जब बीते दिन यूनिवर्सिटी के हॉलीडे के लिए कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें इस बार 89 छुट्टियां दी गई थी। अब संशोधन होने के बाद इस साल 2024 में कॉलेजों में 93 छुट्टियां रहेगी। आपको बता दूं कि राज्यपाल सचिवालय की ओर से महज 24 घंटे के अंदर ही कैलेंडर में संशोधन करके दोबारा पत्र जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, सिखों के पहले श्री गुरु नानक देव और फिर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर साल 2024 में भी छुट्टी नहीं दी गई थी। जब वहीं संशोधित कैलेंडर के अनुसार इन महापुरुषों की जयंती पर भी छुट्टी रहेगी। जब वही लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर को छुट्टी अगले साल नहीं रहेगी, क्योंकि इस दौरान 10 से 13 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा का। वहीं संशोधित कैलेंडर के अनुसार अब साल 2024 में कुल 93 छुट्टी होगी, जिनमें से 30 दिन गर्मी का छुट्टी होगा। जी हाँ, 30 दिन गर्मी का छुट्टी शामिल है। जी हाँ, साल 2023 में कुल 92 छुट्टियाँ थी, जिनमें से 30 दिन गर्मी का अवकाश था। 2023 के मुकाबले 2024 में 1 छुट्टी ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, अब बीएड का झंझट खत्म हो गया है, क्योंकि अब 12वीं के बाद भी टीचर बन सकते हैं। आपको बता दूं कि टीचिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। अब सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए अलग से बीएड की योग्यता नहीं रखनी होगी। जहां हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीएड करने वाले उम्मीदवारों को प्राइमरी टीचर बनने से रोक दिया गया है। यह नई शिक्षा नीति के तहत अब नए बदलाव किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के आधार पर प्राइमरी लेवल से हायर एजुकेशन तक कई बदलाव किए गए हैं। जहां इस कड़ी में नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन यानी कि एनसीटी की ओर से नया प्रोग्राम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। यह कोर्स अगले सेशन से एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। यह इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि ITEP कोर्स का उद्देश्य स्कूल संरचना के अनुसार शिक्षकों को बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य और फिर माध्यमिक चरणों के लिए तैयार करना है। यह सुनिश्चित करेगा कि योग्य उम्मीदवार ही शिक्षण पेशे में प्रवेश करे। इस कोर्स से गुजरने वाला एक छात्र भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार, आदिवासी परंपरा से जुड़ा होगा और फिर शिक्षा शास्त्र में नवीनतम प्रगति में भी अच्छी तरीके से वाकिफ होगा। तो दोस्तों, पूर्णिया वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है कि पूर्णिया में अब हवाई सेवा शुरू होने वाली है। जी हां, आपको बता दूं कि पूर्णिया वासी इसको लेकर के बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब उनका लड़ाई लड़ना कामयाब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पूर्णिया में अब बहुत जल्द हवाई सेवा शुरू होने वाली है। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के इससे संबंधित प्रोजेक्ट अप्रूवल और रिपोर्ट के डिजाइन से जुड़ा हुआ काम पूरा हो चुका है।
ये काम अब कहीं भी बाकी नहीं है, अब इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। वहीं पर अथॉरिटी के मुताबिक कंसल्टेंट की नियुक्ति भी की जा चुकी है। अब केवल अगर कुछ काम बचा हुआ है तो वह है 15 एकड़ जमीन का मामला। जी हाँ, 15 एकड़ जमीन की बात अटकी हुई है। इसको अगर जल्द दूर कर दिया जाता है तो फिर अब एयरपोर्ट बहुत ही जल्द बनकर के तैयार हो जाएगा, क्योंकि बस मामला 15 एकड़ जमीन पर ही अटका हुआ है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा मामला नहीं है, बहुत जल्द इनका भी समाधान कर लिया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के लगातार पूर्णिया एयरपोर्ट से संबंधित लोगों द्वारा काम किया जा रहा है और फिर इसको समाधान करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट बन जाने से सिर्फ पूर्णिया वासियों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर भागलपुर, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, यहाँ तक कि नेपाल के लोगों को भी इसका काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर हम बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज के जितने भी लोगों को फ्लाइट पकड़नी होती है तो वह बागडोगरा भागते हैं। बागडोगरा किशनगंज से काफी ज्यादा दूरी पर है। वहीं पर पूर्णिया एयरपोर्ट बन जाने से ये दूरी कम हो जाएगी, लोग बागडोगरा जाने के बजाय पूर्णिया जाएंगे। ये सीमांचल वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी अगर सीमांचल में ये एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाता है तो, क्योंकि किशनगंज पूर्णिया बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, अररिया भी पूर्णिया बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वहीं पर कटिहार भी पूर्णिया बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और सुपौल सहरसा भी पूर्णिया बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जो कि इन बॉर्डर इलाकों के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दें कि पूर्णिया में जो जमीन का मामला बाकी है, जो जमीन 15 एकड़ जमीन का जो समस्या है वो बहुत जल्द पूरी होने की उम्मीद है। जहां बहुत जल्द उम्मीद है कि अगले महीने तक एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर के इस समस्या का हल निकाल लेंगे। यदि ऐसा हो गया तो बहुत जल्द पूर्णिया में हवाई अड्डा बनता देखने वाले लोगों का सपना सच हो जाएगा। जब खबरों की माने तो इस मुद्दे को लेकर के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में एयरपोर्ट बनने की राह में आने वाले बाधाओं को लेकर के गंभीरता से सोचा गया है। जब पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार के हैं, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी और फिर जिलाधिकारी के बीच बातचीत हुई है। इस बैठक में यह कहा गया है कि एयरपोर्ट के काम को गति देने के लिए 15 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके तथा सड़क निर्माण का काम बहुत जल्द पूरा होना बेहद जरूरी है। जब बैठक में पूर्णिया के डीएम ने आश्वासन दिया है कि काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जब काम पूरा होने के बाद इसकी सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी जाएगी। उसके बाद यहाँ से पूर्णिया से हवाई उड़ान शुरू हो जाएगा। ये पूर्णिया सहित सीमांचल वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, ये सीमांचल वासियों के लिए खुशखबरी तो है ही, एक और खुशखबरी है सीमांचल वासियों के लिए, क्योंकि केडीबी लाइव बहुत जल्द सीमांचल वासियों के लिए खुद का एक प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहा है। जब बहुत जल्द केडीबी लाइव खुद का ऐप लॉन्च करने वाला है जहां प्ले स्टोर पर, और इस ऐप के माध्यम से सीमांचल के जितने भी लोग हैं सभी लोग सीमांचल की खबरों को इस ऐप पर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि इस ऐप में सीमांचल से जुड़ी हुई हर एक खबरों को दिया जाएगा, चाहे वो टेक्स्ट आर्टिकल फॉर्मेट में हो या फिर लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में हो या फिर शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में हो। आप सभी फॉर्मेट में इस यहाँ पर न्यूज पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं अपने सीमांचल से जुड़ी हुई क्षेत्र की। यही नहीं, आप इस ऐप में खुद से भी खबर पोस्ट कर सकते हैं या फिर अपना विचार भी पोस्ट कर सकते हैं। आपका जो विचार है, जो आपकी सोच है, उस सोच को भी यहाँ पर आप प्रकट कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। या आपके अगल पास जो भी घटना घटती हो उस घटना को आप केडीबी लाइव के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीमांचल वासियों के लिए। देखो, आपको बता दूं कि इस ऐप में आप खुद का प्रोफाइल बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स दी गई है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। जब लॉन्च हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा केडीबी लाइव के माध्यम से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।